गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने पार्ट 6 और पार्ट 7 में कॉपर का निष्कर्षण पढ़ा था। पार्ट 4 और पार्ट 5 में एल्यूमिनियम का निष्कर्षण पढ़ा था। अब नंबर 3 पर आपकी धातु आती है आयरन यानी लोहा। आपको लोहे का निष्कर्षण अब पढ़ना है। पार्ट 7 के बाद आपका पार्ट हो जाएगा 8, है ना। इस पार्ट में पढ़ना है आपको, पार्ट 8 में पढ़ना है ये आपको। ये बात, पार्ट 8 में आपको पढ़ना है आयरन या लोहा। प्रतीक क्या है? Fe होता है, परमाणु क्रमांक 26 होता है और परमाणु भार 56 होता है। देखिए बेटा, ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं जैसे कि एल्यूमिनियम निष्कर्षण हो गया, कॉपर निष्कर्षण हो गया, ये आपके लॉन्ग आंसर चल रहे हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है ना। 5 नंबर के क्वेश्चंस में आपको पूरा देना होता है, करीब 3 से 4 पेज कम से कम लिखना होता है और पूरे प्रोसेस लिखने होते हैं। अगर आप इतना नहीं करेंगे तो आपके 5 नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। इसलिए आपको पूरा समझना होगा, ध्यान से पढ़ना होगा और आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा, तब जाकर के केमिस्ट्री आपको समझ में आएगी। केमिस्ट्री इतनी आसान नहीं है जैसा कि आप समझते हो, ठीक है ना, और इतनी कठिन भी नहीं है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से बात को सुनेंगे तो आपको बहुत जल्दी केमिस्ट्री याद हो जाएगी, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक हमारा 26 हो गया, इसका परमाणु भार 56। और लिखने का तरीका मैंने आपको बताया, बार बार ही कह रहा हूं कि किसी भी धातु का निष्कर्षण के लिखने का जो तरीका होगा वो आपका यही होगा, ठीक है ना। आपको अगर अच्छे मार्क्स पाने हैं तो हेडिंग आती है प्रमुख अयस्क। क्या आती है हेडिंग? प्रमुख अयस्क। प्रमुख अयस्क में आपका पहला आता है हेमेटाइट। सूत्र होता है Fe2O3, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड अयस्क होगा, है ना। मैग्नेटाइट Fe3O4, ठीक है ना, ऑक्साइड अयस्क होगा। सिडेराइट FeCO3, कार्बोनेट अयस्क हो गया। लिमोनाइट, ये भी ऑक्साइड अयस्क हो गया। आयरन पायराइट FeS2, ये सल्फाइड अयस्क हो गया, सल्फर है ना इसलिए सल्फाइड। कैल्कोपायराइट CuFeS2, ये भी सल्फाइड अयस्क होगा। लेकिन हमें निष्कर्षण किससे करना है? अब ये अयस्क आपके होते हैं, जैसा कि पहले बताया कि प्रत्येक धातु के कम से कम 2 अयस्कों के नाम और सूत्र आपको रटे होने चाहिए, आपकी जबान पर होने चाहिए, ठीक है। यानी कोई आपसे पूछे बाद में और जवाब आप पहले देंगे। तो ये आपके 6 अयस्क लिखे हुए हैं, इनमें से कम शुरू के 2, प्रत्येक धातु के शुरू के 2 अयस्कों के नाम और सूत्र आपको याद करने हैं। निष्कर्षण, अगली पहली हेडिंग आती है निष्कर्षण। आयरन का निष्कर्षण मुख्यतः हेमेटाइट व मैग्नेटाइट से किया जाता है। आयरन का निष्कर्षण मुख्यतः हेमेटाइट व मैग्नेटाइट से, यानी इन्हीं 2 अयस्कों से किया जाता है। तो जो पहले लिखा है वो सबसे प्रमुख अयस्क होगा, वो सबसे प्रमुख अयस्क होगा। तो आयरन का निष्कर्षण मुख्यतः हेमेटाइट व मैग्नेटाइट से किया जाता है। यह निम्न पदों में पूरा होता है। आगे के पद क्या है? जैसे कि नंबर 1 पर आएगा आपका सांद्रण। क्या आएगा? सांद्रण। देखिए, आपने लिखा था कि निष्कर्षण, आयरन का निष्कर्षण मुख्यतः हेमेटाइट और मैग्नेटाइट द्वारा किया जाता है। यह निम्न पदों में पूरा होता है। पहला पद है सांद्रण। अयस्क का सांद्रण गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। गुरुत्व पृथक्करण विधि क्या थी? धातु और गैंग के आपेक्षिक घनत्व पर निर्भर। अब यहाँ पर जो हमारी धातु है वो आयरन है, वो एक भारी धातु होती है, तो उसको जल की धारा के साथ धोएंगे तो अयस्क हमारा नीचे बैठ जाएगा और गैंग यानी आधात्री जो है वो जल के साथ बह जाएगा। तो अयस्क का सांद्रण गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। सांद्रण के बाद नंबर 2 पर आता है निस्तापन। क्या आता है? निस्तापन, ठीक है ना। तो निस्तापन में क्या कह रहा है कि सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर। अब भैया देखिए, सांद्रण किया है आपने, गुरुत्व पृथक्करण पानी में धोया है तो अयस्क में पानी मिल चुका होगा। क्या मिल जाएगा? पानी, यानी अयस्क हमारा गीला हो चुका है। तो बात कह रहा है कि सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर, सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, जिससे अयस्क की नमी दूर हो जाती है। यानी वायु के अनुपस्थिति में गर्म करना है तो क्या होगा कि Fe2O3 × 3H2
इसको हमने वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया तो Fe2O3 और प्लस 3H2, यानी ये जो पानी था वो भाप बन करके उड़ जाएगा और अयस्क हमारा जो नमी युक्त था, गीला था, वो अब शुष्क हो जाएगा। ठीक है ना, आई बात समझ में। उसके बाद तीसरा पद आता है भर्जन। क्या आता है? भर्जन। कह रहा है निस्तापित अयस्क को उसके गलनांक से, सॉरी 2 बार हो चुका है, सॉरी, निस्तापित अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर, निस्तापित अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर, वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर सल्फर तथा आर्सेनिक की अशुद्धियां ऑक्सीकृत होकर बाहर निकल जाती। सल्फर और आर्सेनिक की जो अशुद्धियां हैं वो बाहर निकल जाती है, यानी सल्फर S प्लस आर्सेनिक का 4As प्लस O2, बाद में बैलेंस कर लेंगे, 2As2O3 प्लस SO2, ठीक है ना, और यहाँ पर 4, ये आर्सेनिक ऑक्साइड बाहर निकल जाएगी और ये सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। ठीक है, और फेरस ऑक्साइड, और आपने क्या लिखा, और फेरस ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि FeO, ठीक है ना, प्लस O2 बना देगा Fe2O3, ये फेरिक ऑक्साइड हो गया। ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं थोड़ा सा, तो 4FeO, तो ये बन जाएगा 2Fe2O3, ये फेरिक ऑक्साइड। एक बार फिर से देख ले, निस्तापित अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर सल्फर तथा आर्सेनिक की अशुद्धियां ऑक्सीकृत होकर बाहर निकल जाती है। S प्लस 4As प्लस 4O2, 2As2 आर्सेनिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल, और फेरस ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, FeO प्लस O2, एरोमान 2Fe2O3, और अयस्क सरंध्र हो जाता है। सरंध्र का मतलब होता है अयस्क थोड़ा मुलायम हो जाता है, छिद्र युक्त हो जाता है। जैसा नहीं डबल रोटी होती है, ब्रेड होती है, ब्रेड में छिद्र होते हैं, उसी तरह हमारा अयस्क भी सरंध्र हो जाता है, छिद्र युक्त हो जाता है। आया समझ में? यहां तक कोई प्रॉब्लम? मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए प्रॉब्लम, समझ में आपको आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला पद क्या है आपका? चलिए आगे देखते हैं। प्रगलन नंबर 4 पर आपकी हेडिंग आती है प्रगलन। ठीक है ना, प्रगलन में क्या कि अयस्क में कोक कॉमा चूना पत्थर मिलाकर, यानी अयस्क में कोक मिलाना है और चूना पत्थर मिलाना है। अयस्क में कोक चूना पत्थर मिलाकर वात्या भट्टी में प्रगलित कराते हैं। आई बात समझ कि नहीं? अयस्क में कोक मिलाते हैं, चूना पत्थर मिलाकर वात्या भट्टी में प्रगलित कराते हैं। ये आपका अयस्क होगा, और ये हमने आपको वात्या भट्टी का डायग्राम बनाया है। जो आपको डायग्राम बनाना होगा, इसके विभिन्न क्षेत्र लिखे हुए हैं। ठीक है ना, तो अयस्क में कोक चूना पत्थर मिलाकर वात्या भट्टी में प्रगलित कराते, तो भट्टी के विभिन्न खंडों में निम्न परिवर्तन होते हैं। भट्टी के 4 खंडों, यानी पूरी भट्टी को, वात्या भट्टी को 4 भागों में बांटा गया है: दहन खंड, गलन खंड, धातुमल खंड और अपचयन खंड। ठीक है ना, दहन खंड, गलन खंड, धातुमल खंड, अपचयन खंड। तो आपने लिखा कि तो भट्टी के विभिन्न खंडों में निम्न परिवर्तन होते हैं। पहला परिवर्तन, पहला भाग दहन खंड, सबसे नीचे का, यह भट्टी के सबसे नीचे का भाग है। यह भट्टी के सबसे नीचे का भाग है, यानी ये वाला भाग होता है, सबसे नीचे का भाग है। यहाँ का ताप लगभग 1600 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना होता है? 1600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसमें कार्बन के दहन से CO व CO2 बनती है। इसमें कार्बन के दहन से CO व CO2 बनती है। कैसे भैया? C प्लस O2, कार्बन के साथ वायु जलेगी और बन जाएगी CO2। ठीक है ना, C प्लस CO2, ये बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड 2CO। आपने पढ़ा क्या कि यह भट्टी के सबसे नीचे का भाग है। यहाँ का ताप लगभग 1600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस ताप पर यह कहते हैं इसमें कार्बन के दहन से, या इस भाग में कार्बन के दहन से CO व CO2 बनती है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ दहन